वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार हो गया और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। सेलेक्टेड इंपोर्टेंट अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 से 60 बड़ी खबरों को देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों की भारत सरकार ने और एक नया राहत पैकेज भी जारी कर दिया। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के नाम से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 2,65,080 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। क्या क्या सेक्टर में किन किन लोगों को क्या फायदा मिलेगा मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। इसके अलावा पबजी भारत में कमबैक कर रहा है। जी हां, पबजी लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। ये पक्का 100% कंफर्म हो चुका दोस्तों की पबजी भारत में वापस आ रहा। किस तारीख को क्या कुछ कैसे अपडेट आपको पूरी खबर बताऊंगा। इसके अलावा भी चुनाव में जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन बाद और एक बड़ा फैसला भी लिया। आखिर क्या, स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्लान को लेकर भी खबर है। दीपावली के सीजन को लेकर इस बार सरकार ने कुछ और फैसले भी लिए हैं। एक एक करके सभी 50 से 60 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अच्छा दोस्तों, अपन खबरों की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि आज एक बहुत ही अच्छा शुभ त्योहार भी है, धनतेरस करके। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से धनतेरस की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेशली आपके अपने पर्सनली डीएलएस भाई की तरफ से आप सभी दोस्तों मित्रों को, परिवार वालों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी का खूब आशीर्वाद आपके घर पर सर पर छाया बनी रहे। धनतेरस की पूजा के लिए आज शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो दोस्तों शाम 5:28 से लेकर शाम 5:59 के बीच रहेगा। ये बहुत ही अति शुभ मुहूर्त है। वैसे तो आज दिन भर बहुत ही पवित्र माना जाता, अच्छा माना जाता। आज के दिन जरूर आपको कुछ खरीदारी करनी चाहिए, सोने चांदी वगैरह की कुछ, और भगवान का दीपक जलाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए कुबेर भगवान की, माता लक्ष्मी जी की वगैरह। और बाकी दोस्तों आज के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ना खरीदें, वरना आपके घर परिवार पर इसका और उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। वो क्या क्या चीजें हैं तो इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से डाल दिया कि आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि किन का क्या प्रभाव पड़ता। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ओके ना। और बाकी आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीधे बात करें दोस्तों, पहले अपडेट की शुरुआत करते हैं भारत के राहत पैकेज से, है ना। तो कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाषण के दौरान इस बात का अनाउंसमेंट किया कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 2,65,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की जाती है, जिसमें 12 राहत उपायों की घोषणा हुई है। जिसमें क्या क्या है तो मेन कुछ अपडेट आप यहाँ इस टेबल में भी देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में सही से बता देता हूँ। तो दरअसल सरकार ने दिवाली का तोहफा तो दिया है ये लोगों को, आम आदमी के लिए बड़ी ही राहत की बात है। आपको पता होगा दोस्तों की जब कोरोना महामारी आई ना देश दुनिया में, उसके बाद से सरकार ने ये अभी तीसरा राहत पैकेज लॉन्च कर दिया। इससे पहले 2 राहत पैकेज ऑलरेडी भारत सरकार जारी कर चुकी है। इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छा बूस्टअप मिला था, लोगों को काफी अच्छे भी फायदे मिले थे। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों के हालात ये हो गए कि नौकरियां चली गई, बेरोजगार हो गए, और कई लोगों की तो आलम ये तक हो गया दोस्तों की खाने की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने इसी बीच राहत पैकेज जारी किया। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का राहत पैकेज पर जो मेन फोकस है ना, वो किस क्षेत्र में रहा, जरा देखिए अपडेट कि दिवाली का तोहफा है, जॉब और घर खरीदने पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। पहली बात तो ये। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या फायदा होगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की सरकार ने जो ऐलान किया ना आत्मनिर्भर भारत 3.0 के नाम से राहत पैकेज में, उसमें सबसे ज्यादा फोकस दिया गया रोजगार को बढ़ाने पर, नौकरियां दिलाने के ऊपर। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में किसान भाई लोगों के लिए और घर खरीदने वालों के लिए भी, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी के लिए आखिर क्या क्या खास है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का भी ऐलान हुआ है। इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू माना जाएगा, यानी कि पिछले महीने से माना जाएगा, पिछली तारीख में, है ना। और ये स्कीम अगले 2 साल तक के लिए होगी। अगर कोई नया कर्मचारी ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है और उसकी सैलरी 15,000 रुपए या इससे कम है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकी नौकरी चली गई थी ना, लॉकडाउन पीरियड रहा उस दौरान, और 1 अक्टूबर के बाद फिर उन्हें अगर रोजगार मिल गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों की भी सैलरी 15,000 रुपए से प्रति महीने से कम होगी तो उनको जरूर इस स्कीम का फायदा मिलेगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी सरकार 12 लाख नए घर बनाने की तैयारी कर रही है और 18 लाख घरों को पूरा कर लिया जाएगा। और इससे सरकार को यह भी उम्मीद है दोस्तों की 78 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे इसके चलते, और 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की भी खपत होगी। तो इससे एटलीस्ट देश में इंडस्ट्री भी ज्यादा क्रियाशील रहेगी, क्योंकि देश में ही प्रोडक्ट होगा और देश में ही काम आएगा, तो ये अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा PMGKY के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी
65,000 करोड़ रुपए इस राहत पैकेज में निकाले हैं। सरकार ने ये ऐलान इनकम टैक्स राहत के तौर पर भी किया। हाउसिंग के क्षेत्र में ये फायदा घर बनाने वाले, घर खरीदने वाले दोनों को मिलेगा। घर बेचने में जहां सर्किल रेट और वैल्यू रेट में 10% की छूट को बढ़ाकर अब 20% कर दिया, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने के बावजूद अगर कोई घर सर्किल रेट के कारण नहीं बिक पा रहा था तो अब वहां 20% की छूट दी गई है ताकि घर बिके और लोग रजिस्ट्री भी करवा सके। ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान ऑलरेडी सरकार ने कर ही दिया है किसान भाई लोगों के लिए। किसानों के लिए तो बहुत ही अच्छी राहत की बात। देखिए जरा खुशखबरी है, 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। दिवाली से पहले यही तोहफा किसान भाई लोगों के लिए अलग से सब्सिडी के तौर पर 65,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज निकाला गया। समझ रहे हो ना? तो इन 65,000 करोड़ रुपए का फायदा सरकार जो है ना किसान भाई लोगों को अलग अलग क्षेत्र में सब्सिडी के रूप में देगी। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए, वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया। अभी इस तीसरे राहत पैकेज में से आत्मनिर्भर भारत 3.0 जाना, इसमें से 900 करोड़ रुपए का बजट कोरोना वायरस के वैक्सीन और इसके रिसर्च के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर निकाला गया। ठीक है ना? तो ये कुछ सरकार के बड़े ऐलान रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया और कंस्ट्रक्शन वगैरह पर भी सरकार का फोकस है। और दोस्तों ये तीसरा राहत पैकेज जब सरकार ने लॉन्च किया ना, इस दौरान पहले राहत पैकेज और दूसरे राहत पैकेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिर कहां तक पहुंची, मजदूरों और किसानों को उससे क्या क्या फायदा हुआ, इसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया, ताकि ऐसा नहीं कि पब्लिक ऐसा ना समझे दोस्तों कि केवल मतलब नियमों में या कागजों में ही राहत पैकेज जारी होते हैं। ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली प्रैक्टिकली लोगों को इसका बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लेकर भी सरकार ने कुछ डेटा रिलीज किए जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। चलिए अब अपन बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए। छठ महापर्व पर कोरोना संकट को देखते हुए पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने लोगों के जमावड़े पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया, या तो घरों में ही या निजी स्थल पर पूजा करने की छूट है। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने छठ पूजा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि इस बार दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने की छूट नहीं होगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी डीएम और पुलिस के सभी डीडीसी को पत्र लिखकर कह दिया कि ये सुनिश्चित कराएं कि पब्लिक प्लेस पर छठ पूजा ना हो। हालांकि सरकार ने घरों में या निजी स्थलों पर छठ पूजा करने की छूट दी है, तो वहीं पर आप एक एक करके छठ पूजा कर सकती है। ठीक है ना? महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए खास करके ये अलर्ट है। चलिए अगली खबर देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है दोस्तों। पबजी मोबाइल जल्द ही भारत में लॉन्च होने जा रहा, कंपनी ने ये कंफर्म भी कर दिया। लेकिन पबजी मोबाइल जो है ना दोस्तों भारत में कमबैक कर रहा है, इस बार कुछ अलग फॉर्मेट के साथ में। बोले तो साउथ कोरियन कंपनी जो है ना दोस्तों $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी और चीन से नहीं होगी इसकी कोई भी पार्टनरशिप, और इसलिए तो इसको भारत में लॉन्च होने की इजाजत भी मिलने जा रही है। दरअसल पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से एक स्पेसिफिक तरीके से लॉन्च होगा। पबजी मोबाइल गेम एक नए अवतार में भारत में वापसी करेगा। हालांकि गेम पूरा वही रहेगा, जो गेम प्ले आप पहले एंजॉय करते थे वही एंजॉय करोगे, बट ये इंडिया के नाम से, पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च होगा। ठीक है ना? हालांकि लॉन्च की तारीख अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूं पबजी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पर भी ये चीज शेयर की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये वाकई में पबजी लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी राहत की बात है, खुश की बात है। और हो सकता है कि अगर आप एक पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चे की पबजी खेलने की लत से परेशान हो ऑलरेडी और फिर ये वीडियो, ये खबर देख रहे हो, तो मुझ पर आपको गुस्सा भी आ सकता है, जाहिर सी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के न्यूज अपडेट बताना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? चलिए वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि पबजी मोबाइल वापस भारत में आने से आप खुश हैं या नहीं, या पबजी बंद होने के बाद आप कौन सा गेम खेल रहे थे, कमेंट करके बताइए यार, बातें करते हैं थोड़ी। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए फास्टैग को बड़ी सफलता मिली है। 1 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स में स्टिकर लग चुका और दर्ज हुई 400% ग्रोथ रेट भी। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने हाल ही में साल 1.5 साल पहले ये स्कीम निकाली थी फास्टैग वगैरह को लेकर, जिस पर टोल प्लाजा पर अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती हैं, डायरेक्टली मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, डिजिटल तरीके से पेमेंट होता है और क्विकली आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता, आपकी गाड़ी का तेल भी नहीं बदलता फालतू का, मतलब तेल वेस्ट नहीं होता और टेक्नोलॉजी के जरिए काम भी आसान हो जाता है, राइट। तो ये फास्टैग टेक्नोलॉजी भारत में काफी सक्सेसफुल रही है। 1 साल के अंदर ही 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स में ये स्टिकर लग भी चुका है और सबसे अच्छी बात है कि 400% ग्रोथ रेट भी इसमें देखी जा रही है। फास्टैग लगाने पर देश में अभी जो है ना टोल प्लाजा से हर दिन 92 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जा रहा है, जबकि पिछले साल का आंकड़ा ये 70 करोड़ रुपए ही था, यानी कि फास्टैग लगने के बाद और गड़बड़ घोटाला कम हुआ ना, देखिए आप। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, 1800 टन वजन के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी मालगाड़ी, रेल मंत्री ने ट्विटर पर शेयर किया इसका वीडियो। दरअसल भारत की टेक्नोलॉजी देखिए और भारत की विकासशीलता देखिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कंटेनर मालगाड़ी का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और ये वीडियो मालगाड़ी के इंजन की कैबिनेट में शूट किया गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ रही है। मतलब न्यू इंडिया में मालगाड़ी भी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चल रही है। भारत कितनी गति तेज कर रहा है अपनी विकास में, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इट्स गुड फॉर इंडिया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक नई पहल देखी है। अब कोरोना संक्रमित होने पर फ्री एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। बस आपको एक काम करना होगा। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और त्योहारी सीजन में बाजारों पर भीड़ भी लग रही है। इसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की तो बैंड बजी पड़ी, आपको भी पता होगा। पालन नहीं हो पा रहा है इस चीज का। और दिल्ली सरकार ने दोस्तों कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ नए नए तरीके भी अपना रही है। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को एक मोबाइल ऐप जारी किया और इस ऐप के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जाने के लिए ई वाहन की सेवा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया दोस्तों कि जीवन सेवा ऐप जो है ना, दिल्ली के लोगों के लिए ये लॉन्च किया गया। ये दिल्ली में संक्रमित व्यक्ति को एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक और क्यूआर कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में बताया कि इस ऐप को EVERA के सहयोग से जारी किया गया है और इसके जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित ऐसे मरीज जो गंभीर नहीं है, उन्हें दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जाने के लिए ई वाहनों का एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करने में बिल्कुल फ्री में सेवा ले सकते हैं। तो ये राहत की बात है दिल्ली लोगों के लिए। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देखिए ब्रह्मपुत्र पर बनेगा देश का सबसे लंबा ब्रिज। LNT को मिला ठेका, आखिर कब तक तैयार होगा ये? दरअसल लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा बिग ब्रिज बनाने जा रही है। LNT को इस ब्रिज को बनाने के लिए 3166 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया और ये जो LNT का ब्रिज होगा ना, ये निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा जो कि असम और मेघालय को जोड़ने का काम करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये 4 लेन रोड ब्रिज देश का सबसे बड़ा ब्रिज भी होगा। इसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर होगी और देश के सबसे बड़े रोड ब्रिज के निर्माण के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA फाइनेंस करेगी। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127B पर धुबरी और फुलबारी के बीच किया जाएगा। तो ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात ये होगी दोस्तों की भारत का तो सबसे लंबा पुल होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीन में समुद्र पर बना हुआ है दुनिया का सबसे लंबा पुल जो कि 55 किलोमीटर लंबा है। हांगकांग जुआई एंड मकाऊ ब्रिज नदी का समुद्र के ऊपर जो बना हुआ है। ओके चलिए अगली खबर दोस्तों, सीटें घटने के बाद नीतीश सीएम कैंडिडेट रहे नीतीश और अब बोले कि मेरा कोई दावा नहीं। आज एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पर फैसला भी होगा। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा दोस्तों की जनता मालिक है, अभी फाइनल नहीं हुआ। चारों घटक दल के साथ आज बैठक करेंगे और आपस में बातचीत भी करेंगे। विधानमंडल दल की बैठक उसके बाद होगी। बातचीत के बाद ही तय होगा कि कैसे क्या करना है। मुख्यमंत्री को लेकर निर्णय एनडीए की बैठक में होगा। देखते हैं दोस्तों आखिर बिहार के सीएम के पद पर वैसे तो नीतीश बाबू ही आने वाले हैं, लेकिन फिर भी और कौन चुने जाते हैं, जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए, ये भी भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है दोस्तों की दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक ग्रोथ करने वाला देश बनेगा हमारा भारत। जीडीपी में आएगी 10% की ग्रोथ रेट। ये एक रिपोर्ट में बात सामने देखने को मिली है। ये मोदी सरकार के लिए भी अच्छी खबर है और भारत के हर एक नागरिक के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों साल 2021 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में हम आगे होंगे। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबर के बाद ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकिंग हाउस गोल्डमैन सैक्स कैलेंडर ईयर 2021 में भारत की जीडीपी 10% की दर से बढ़ सकी है। आपको बता दूं दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ये सबसे ज्यादा है। अभी फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन की खबर के बाद रिसर्च कंपनियों का यह अनुमान है कि भारत समेत दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी आ सकती है। वहीं साल 2022 में ये ग्रोथ करीब 7.3% भी रह सकती है, जो कि दुनिया के विकासशील देशों में सबसे ज्यादा होगी। तो ये भारत के लिए बड़ी ही अच्छी बात है, गौरव की बात है। और अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार का पहाड़ी राज्यों के लिए एक बड़ा ऐलान है। हवाई परिवहन पर अब 50% सब्सिडी मिलेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर तक पहाड़ी राज्यों के लिए हवाई परिवहन में 50% सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों को देश के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर यह छूट देने का ऐलान किया है। खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना की भी शुरुआत की गई है। तो ये वाकई में अच्छी बात भी है। किसानों को भी इससे फायदा ये होगा कि उनकी फल फ्रूट सब्जियां अच्छे बिकेंगे। किसानों के फल फ्रूट बिकने को लेकर और एक खबर भी अपडेट है रेलवे को लेकर, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देखिए, व्यापारियों पर सख्ती है। मलेशिया से आयात होने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास पर भारत में 5 साल तक लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। जी हाँ, इस ग्लास का उपयोग मुख्यतः दोस्तों कंस्ट्रक्शन, रेफ्रिजरेशन, मिरर और ऑटोमोबाइल उद्योग में होता है और भारत ने मलेशिया से आयात किए जाने वाले क्लियर फ्लोट ग्लास पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया और इस ग्लास का उपयोग इन सेक्टर में होता है, मैंने आपको बताया। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, इस राज्य के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। गेहूं धान की तरह अब सब्जियों की भी तय होगी एमएसपी और इतनी कीमत मिलेगी। दरअसल झारखंड कृषि विभाग ने राज्य के किसानों के लिए एक नया प्लान तैयार किया। सरकार ने ये प्लान बनाया दोस्तों कि वह जल्द ही अपने राज्य के किसानों को धान की तरह ही सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने पर काम करें। और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रालेख ने इस बारे में जानकारी भी दी है। किसानों की ओर से किए जा रहे विरोध को देखते हुए सरकार इस योजना पर काम भी कर रही है और इसका सीधा फायदा राज्य
राज्य के किसानों को होगा। इसके अलावा किसानों को बेहतर बाजार भी मिलेगा। ये झारखंड सरकार प्लानिंग बना रही है झारखंड के किसान भाइयों के लिए, वाकई में बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अगली खबर है, Realme 7 5G स्मार्टफोन 19 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे, 5000 mAh बैटरी वगैरह, 48 मेगापिक्सल कैमरा। देखते हैं आखिर इसकी प्राइस वगैरह कब क्या रहती है, कितनी। 19 नवंबर को ये लॉन्च होगा, ठीक है ना। और अगला अपडेट है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने शुरू की एक नई सुविधा, अब मिनटों में आपके सारे काम, बैंकिंग कामकाज जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। आखिर क्या है, दरअसल अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है ना तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। पीएनबी ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए PNB One ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए आप अपने घर बैठे सभी तरह के बैंकिंग कामकाज को निपटा सकते हैं। अब आपको किसी भी काम के लिए बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इस ऐप पर रजिस्टर्ड होने के बाद यूजर्स अपनी फोन बुक कॉन्टेक्ट में से किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना हो या सुकन्या समृद्धि खाते को भी PNB One ऐप से लिंक कर सकते हैं। आप PNB One ऐप में आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हो, तो कुछ नहीं, सिंपल आपको ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो डालनी है और बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ओके, अगले अपडेट हम बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर क्या खबर चल रही है, तो अपडेट देखिए जरा। संपूर्ण भारत का 13 नवंबर 2020 का हम मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात शुरू होने की संभावना, बर्फ गिर सकती है यहाँ पर। बाकी मतलब देश के दूसरे राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, टेंशन ना लें आप। वहीं बात करें दोस्तों त्योहारी सीजन में आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो आज का जो सराफा बाजार का अपडेट आ रहा ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग सोने की कीमतें 104 रुपए बढ़कर 50,273 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है और चांदी में 211 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद चांदी 62,330 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। ओके, वहीं बात करें आज के कोरोना वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स भी जान लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर, वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है, महज 30 सेकंड में खत्म होगा कोरोना वायरस। जी हाँ, अनबिलीवेबल राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, विज्ञान की रिसर्च में बहुत ही चौंका देने वाली चीज सामने आई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए देश और दुनिया में लगातार रोजाना कई तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जिन्हें कहते हैं शोध, हो रहे हैं और इसकी वैक्सीन विकसित करने के अलावा भी इलाज के अन्य तरीकों पर भी काम हो रहा है। वहीं दोस्तों अब वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा जेट स्प्रे बनाया, जिससे महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, महज 30 सेकंड में। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में यह शोध किया गया और शोध के मुताबिक इस प्लाज्मा जेट से धातु, चमड़े और प्लास्टिक की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को 30 सेकंड में भी खत्म किया जा सकता है। इस शोध को कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में एक महत्वपूर्ण सफलता भी माना जा रहा है। इससे कुल मिलाकर के दोस्तों, चाहे हमारे शरीर के अंदर की बॉडी के अंदर भले ही वायरस को हम फिलहाल नहीं मार पा रहे हैं, इसके लिए वैक्सीन की जरूरत होगी, लेकिन बाहरी सतह के लिए तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर देखिए, कोरोना के चलते तमिलनाडु सरकार ने स्कूल खोलने का अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने अभिभावकों के साथ राय मशवरा करने के कुछ दिन बाद ही गुरुवार को राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल नवंबर में खोलने की जो प्लानिंग थी उसको वापस ले लिया। 16 नवंबर से राज्य में स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन फिलहाल नवंबर में अब बंद ही रहेंगे, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए, कोरोना की वैक्सीन पर भी एक अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। कोविशील्ड के अंतिम चरण के ट्रायल को बड़ी चुनौती जो थी वो दूर हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना वायरस के कहर के बीच दोस्तों दुनिया भर के लोगों को इसकी और एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच भारत में आगे चल रही कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की बड़ी चुनौती पार कर ली है। ये समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने इस बात का ऐलान किया कि भारत में कोविशील्ड के लिए क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण का एनरोलमेंट यानी कि पंजीकरण हो चुका है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, कोरोना के खिलाफ जंग में WHO चीफ ने भारत को सराहा है। वैक्सीन के प्रयासों के लिए पीएम मोदी को थैंक्स भी कहा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक TA गैब्रियेसस ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर जारी साझेदारी के संबंध में बुधवार को चर्चा की और इस दिशा में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ पारंपरिक औषधियों को शामिल करने पर राजी भी हुई है और कुल मिलाकर के भारत की सराहना भी की है WHO ने। और एक खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के सचिन पायलट भी कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं। वो बोले कि डॉक्टर की सलाह ले रहा हूँ। राजनीति सियासू में हाल ही में बीच में रहे थे ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और ये दोनों, तो सचिन पायलट कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत में दोस्तों आज के ताजा कोरोना के डेटा की अगर बात करें ना, आंकड़ों की, तो रात के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में काफी कम मामले देखे गए हैं और भारत में उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो 87,23,000 से ज्यादा चल रही है, जिनमें से एक्टिव केस 4,27,000 से ज्यादा चल रहे हैं, जबकि 81 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,28,000 के भी पार पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का आज का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते
बात है दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। एक तो टंकी पर चढ़ने वाला फिल्मी सीन अब आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक सख्त फैसला लिया। अपनी मांग को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी वगैरह देता है, तो ऐसे खतरों को रोकने के लिए योगी सरकार ने अब टंकी की सीढ़ियों पर ताला लगाने और अनुपयोगी होने पर सीढ़ियां हटाने का फैसला भी किया। यह फैसला इसी हफ्ते एक वकील और उसके परिवार द्वारा प्रयागराज में एक पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद देखा गया। यह परिवार 60 घंटों तक टंकी पर रहा था। वकील विजय प्रताप अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और 2 रिश्तेदारों के साथ बेली इलाके में एक पानी की टंकी पर चढ़ गए और मांग कर दी कि उन पर लगाए गए झूठे आरोपों की सीबीआई जांच हो। साथ ही धमकी भी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर पेट्रोल डालकर आग वगैरह लगा देगा। देखो मसला चल रहा, लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और ये वाकई में सराहनीय है ना। अगली खबर देखिए, कमला हैरिस के बाद तमिलनाडु की एक और बेटी ने भी अमेरिका में परचम लहराया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के तिरुवरुर से जिले के यहाँ से पेनगनाडु गांव से संयुक्त राज्य अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सफलता का जश्न मनाया था। और इसके जैसे ही तमिलनाडु के एक दूसरे जिले इरोडा का गांव है, यहाँ पर भी अपनी बेटी डॉक्टर सेलिने गाउंडेर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा, जो कि सोमवार के दिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 की सलाहकार समिति में शामिल की गई। ये भी भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत की बेटियां आखिर दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों में किन किन बड़ी पोस्टों पर, पदों पर काम कर रही हैं। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे। वहां पर उन्होंने विकास उत्सव 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। गुजरात कच्छ पहुंचे वे 3 सीमावर्ती जिलों के ग्राम प्रधानों को संबोधित भी करेंगे वहां पर। और साथ ही अपडेट चल रहा, बीएसएनएल ने लॉन्च किया नया ब्रॉडबैंड प्लान। अनलिमिटेड डेटा के साथ में आपको मिलेगी 60 MBPS की हाई स्पीड भी। इस प्लान के साथ यूजर्स को देश भर में किसी भी नेटवर्क के लिए 24 घंटे का अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट भी दिया जा रहा है। ये बीएसएनएल के यूजर्स के लिए एक नया 599 का ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया गया, ठीक है ना, दिवाली के मौके पर। कंपनी ने इस प्लान का नाम रखा फाइबर बेसिक प्लस करके। इस प्लान के तहत कंपनी 60 MBPS की स्पीड देगी। और खास बात ये दोस्तों कि इसके साथ अनलिमिटेड डेटा भी आपको मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, दिवाली से पहले पीएम मोदी की लोगों से अपील है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र जरूर याद रखें। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में जरूर आप शॉपिंग खरीदारी तो करोगे, लेकिन वोकल फॉर लोकल का मंत्र जरूर ध्यान रखें। विदेशी चीजों को ना खरीदें, चाइनीज वगैरह जापान के आइटम ये ना खरीदें। फालतू की जो टिमटिमी लाइटें आती है दीपावली के ऊपर 100 फैशन की, वो ना खरीदें। आप कुम्हार से दीपक लेकर दिए जलाएं। वोकल फॉर लोकल को जरूर रिमेंबर रखें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, आने वाली है एग्जाम्स की डेट शीट। जहां कोरोना कहर के चलते भले ही स्कूल कॉलेजों के खुलने को लेकर सवाल लगे हो, लेकिन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले साल से होने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। बोर्ड 12वीं के एग्जाम के लिए पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का टाइम टेबल जारी करेगा और इसके बाद बोर्ड एग्जाम की डेट शीट की अनाउंसमेंट होगा। और हर साल मार्च के महीने में बोर्ड एग्जाम और जनवरी-फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो इस बार भी तैयारियां पूरी चल रही है, ठीक है ना। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स अपने लेवल पर घर पर ही तैयारी जरूर करते रहे, ओके। और बाकी दोस्तों खबर देखिए, दीपोत्सव के मौके पर दिवाली पर राम की नगरी में जगमगाएंगे 5,51,000 दिए और एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। दीपावली के ऊपर एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जाना। योगी आदित्यनाथ सरकार जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा दीप जला करके नया उत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी कि 5.5 लाख से भी ज्यादा दीपक यहाँ पर जलाए जाएंगे, वो भी भगवान श्री राम की नगरी में, उन्हीं के मौके पर। वाह। अच्छा अगली खबर देखिए, किसान रेल के बाद अब किसान उड़ान की भी शुरुआत हो चुकी है। फल सब्जियों की ढुलाई पर लगेगा आधा किराया। जी हाँ, रेलवे की तरफ से किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया है। अगले 2 सालों में किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुनी करने का टारगेट पूरा करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम भी करे। और इसी कड़ी में सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के ताजा फल सब्जियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हवाई किराए में तो मतलब 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया ही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो रेलवे का भी इसमें पूरा साथ रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। कुल मिलाकर के किसान भाई लोगों के जो फल सब्जियां वगैरह है ना, ये तुरंत देश में कहीं पर भी पहुंचाई जा सकेगी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, भारत आसियान के 10 देशों की समिट में पीएम मोदी होंगे शामिल। इन मसलों पर होगी चर्चा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुनियन सुआन फूक के साथ आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे और 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के अंदर भारत के अलावा सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेता भी भाग लेंगे, जिनमें व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, समुद्री सहयोग, शिक्षा, कोविड वगैरह कई सारे टॉपिक मुद्दों पर बातचीत भी होने की प्लानिंग है। और देखते हैं आखिर इस पर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि पबजी बैन होने के बाद आप कौन सा गेम खेल रहे थे और वापस पबजी आने वाला, तो इससे आप खुश हैं या नहीं, आप कमेंट करके यस अथवा नो जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर तो बताना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।